वाली है। सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे और मेट्रोपालियम में भी एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम पहुंचेंगे और वहां पर रैली करेंगे। धुआंधार प्रचार अभियान बीजेपी की तरफ से जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज काफी बिजी शेड्यूल उनका रहने वाला है, जिनकी 3 रैलियां होने वाली है। 2 रैली उनकी तमिलनाडु में होगी और एक महाराष्ट्र के रामटेक सीट पर होगी, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वेल्लोर तमिलनाडु की एक सीट जहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से आज चुनाव प्रचार किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट वो मांगेंगे जनता से और बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी पीएम पहुंचेंगे और वहां पर भी उनकी रैली होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति में सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी की अगुवाई करेंगे। हालांकि अभी तो वो अपने पिता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार में ही जुटे नजर आए और इसके लिए उन्होंने गुना लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार किया। जब जनता इतनी प्यार और इतना जोश की तरह आपके पास आती है तो आप में ही वो शक्ति आ जाती है। सिंधिया परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। इस परिवार से सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजय राजेश सिंधिया ने चुनाव लड़ा था। वो 1957 में कांग्रेस से पहली बार सांसद बनी थी। हालांकि बाद में वो जनसंघ से जुड़ी और फिर बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक रही। उनके बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस से जीतकर केंद्रीय मंत्री बने थे और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे यानी महाआर्यमन सिंधिया ने भी मैदान में उतरकर अपने पिता के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी। महाआर्यमन सिंधिया ने भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी 2019 के मुकाबले दुगने अंतर से गुना में जीत दर्ज करेगी। असम में गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से असम में शांति और स्थिरता आ पाई है और अब असम विकास की राह पर आगे चल पड़ा है। जी हाँ, इस समय हमारे साथ उपस्थित है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके साथ हम कुछ बात करना चाहेंगे क्योंकि चुनावी सिलसिले से वो तिनसुकिया में आए हैं और रोड शो के दौरान वो अभी चल रहे हैं हमारे साथ। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 में। पहले आपसे पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है, जैसे सर्वांग सोनवार के लिए प्रचार करने के लिए आप तिनसुकिया में आए हैं, कैसा लग रहा है आज आसाम में आके? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और आसाम में जिस प्रकार का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका बहुत ह्यूज समर्थन, बड़ी मात्रा में समर्थन आज तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ जैसे इंटीरियर जिलों में भी मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। सर, और एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में 25 सीटें और असम में 14 सीटें, क्या बोलना चाहेंगे बीजेपी को कितना सीट पर? असम में बीजेपी 12 सीटें कम से कम जीतेगी और उत्तर पूर्व में भी एनडीए के सभी एलाइज चुनाव जीतने जा रहे हैं। 1-2 जगह छोड़कर हम सब जगह मजबूत है और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। 19 में भी नॉर्थ ईस्ट ने मोदी जी का समर्थन किया था, बीजेपी का समर्थन किया था, 24 में भी करेगा और मजबूती के साथ करेगा। सर, आप देखा जाए तो पहले 19 के चुनाव में भी देखा जाए तो बीजेपी ने 25 सीटें और जैसे असम में भी 14 सीटें मिली थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, हम हमारी सीटों में और मार्जिन में दोनों में बढ़ोतरी करेंगे। मोदी जी को देश भर में जहां जहां गए वहां समर्थन मिला है और जन का सैलाब ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है सभी। सर, और एक बात, जैसे इस बार असम के लोगों के लिए, पूरे उत्तर पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है, मतलब आपके क्या लाएंगे इस बार? देखिए, सारे जितने भी डिस्प्यूट्स थे लगभग रिजॉल्व हो चुके हैं। 10 से ज्यादा समझौते कर उत्तर पूर्व में शांति की गई है। इतना ही नहीं, रेल हो, विमान कनेक्टिविटी हो या फिर रोड की कनेक्टिविटी, मोदी जी ने आगे बढ़ा है। बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए हैं और अब इंडस्ट्री भी आ रही है। तो पूरा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मेन स्ट्रीम भारत जैसा हो रहा है। विकास तो बहुत हो चुका है सर, अभी असम में जैसे देखा जा रहा है, तो आप विकास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि हर कोने से, चाहे इरिगेशन हो, चाहे बाढ़ नियंत्रण हो, चाहे रोड बनाना हो, रेल नेटवर्क बनाना हो,
या एयरलाइन कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पीएम स्वयं नॉर्थ ईस्ट आए, कभी इसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई। सर, मोदी जी ने बोला है कि 400 सीटें इस बार मोदी का गारंटी, और हेमंत केजरीवाल जी क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का गारंटी लिया है, सुरक्षित भारत की गारंटी दी है और समृद्ध भारत की गारंटी दी है। मुझे विश्वास है इसके लिए हम बहुत मजबूती से काम करेंगे और आगे पर मोदी जी ने जो संकल्प रखा है देश की जनता इसको पूरा करेगी। सर, 300 के लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, ये अमित शाह जी अभी न्यूज़ 18 में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज़ 18 के साथ दिया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ प्रचार करने के लिए उनके ही भाई मैदान में उतर आए। यहां वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा करते नजर आए। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर निरहुआ के भाई विजय लाल यादव खुद भी भोजपुरी फिल्मों के लिए गाने गाते हैं और उन्हीं गानों के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में सभा की। इस जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के भाई विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। निरहुआ के भाई विजय लाल यादव समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को वो समर्थन नहीं देंगे। भाई है, अगर बेटा भी होगा तो हम उसको भी माफ नहीं करेंगे। निरहुआ आजमगढ़ सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। उन्होंने 2022 में यहां से उपचुनाव जीता था, तब भी उनकी टक्कर धर्मेंद्र यादव से ही हुई थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी को यहां मात दे दी थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मिली धमकी के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बात की और प्रधानमंत्री को भी पूरी जानकारी दी। शांतनु ठाकुर ने इसे बेहद गंभीर बताया और कहा कि इसकी जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल शांतनु ठाकुर को एक धमकी भरा खत मिला था जिसमें पश्चिम बंगाल में सीएए एनआरसी लागू होने पर आगजनी की धमकी दी गई थी। खत भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बताया था। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, बंगाल समेत पूरे देश में आगजनी की धमकी दी गई थी इस लेटर के जरिए। और इस मामले को लेकर अब शांतनु ठाकुर ने प्रधानमंत्री और अमित शाह से बातचीत की है। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে জানিয়েছি বিষয় নিয়ে। আমি এর পূর্ণাঙ্গ সিবিআই তদন্ত চাই। তস্করি লাইবার মতো একটা পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী কোথা থেকে এলো সেটা আমাদের জানা উচিত। কারা এই